नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। और शुरुआत अरब सागर में सोमालिया के तट के पास हाईजैक हुए जहाज से, जिसमें फंसे सभी लोगों को आखिरकार नौसेना ने छुड़ा लिया है। इस कार्गो जहाज पर चालक दल के 21 सदस्य थे, जिसमें से 15 भारतीय थे। जहाज के हाईजैक होने की खबर मिलते ही नौसेना ने आईएनएस चेन्नई को मौके पर भेजा और फिर नौसेना के मार्कोस कमांडो जहाज पर पहुंचे और सभी को छुड़ा लिया गया। इसके बाद मार्कोस कमांडो टीम ने पूरे जहाज की तलाशी ली, लेकिन हाईजैकर्स पहले ही भाग खड़े हुए। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक ये कार्गो जहाज ब्राजील से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अरब सागर में सोमालिया के तट के पास हाईजैक हुए जहाज में फंसे सभी लोगों को आखिरकार नौसेना ने छुड़ा लिया गया है। ये जहाज 4 जनवरी को हाईजैक किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी 5 जनवरी को मिली और इस कार्गो जहाज पर चालक दल के 21 सदस्य मौजूद थे, जिसमें से 15 भारतीय थे। जहाज के हाईजैक होने की खबर मिलते ही नौसेना ने आईएनएस चेन्नई को मौके पर भेजा और फिर नौसेना ने मार्कोस कमांडो जहाज पर पहुंचे सभी लोगों को छुड़वा लिया। इसके बाद मार्कोस कमांडो टीम ने पूरे जहाज की तलाशी ली, लेकिन हाईजैकर्स पहले ही भाग खड़े हुए। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक ये कार्गो जहाज ब्राजील से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। आपको बता दें, मामला 4 जनवरी का है, लेकिन इसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई। लाइबेरिया के फ्लैग वाले इस जहाज का नाम लीला नॉरफॉक है। भारतीय नौसेना ने बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर एक संदेश भेजा था। इसमें कहा गया था कि 4 जनवरी की शाम को 5 से 6 समुद्री लुटेरे जो थे वो हथियारों के साथ जहाज पर उतरे और उन्होंने जहाज को हाईजैक कर लिया। भारतीय नौसेना ने कहा कि हाईजैक की सूचना मिलते ही एक मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-81 को जहाज की तरफ रवाना किया गया था। मर्चेंट वेसल की सुरक्षा के लिए आईएनएस चेन्नई को भी भेजा गया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर डिफेंस राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी कामयाबी नौसेना की, हालांकि हाईजैकर्स फरार होने में कामयाब रहे। बिल्कुल सही करिए, लेकिन उसके बावजूद नौसेना की ये कामयाबी इस मामले में बड़ी बात है कि भारतीय समुद्री सीमा में नहीं उन्होंने कार्रवाई की है। उन्होंने यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है अरब सागर में जाके कार्रवाई की है और सफल ऑपरेशन किया है। और जितने भी भारतीय थे उन सबको जो है सुरक्षित जो है उनको रिहाई करा लिया। एक बहुत बड़ी एक भारतीय नौसेना की उपलब्धि है। जब 4 तारीख की शाम को नौसेना को खबर मिलती है कि एक व्यापारिक जहाज पर जो लाइबेरिया का जहाज था उसको अगवा करने की बाकायदा कोशिश हुई है। 5-6 हथियारबंद जो है उस जहाज में दाखिल हो गए और उसके बाद नौसेना की जो निगरानी विमान जो है बाकायदा उसके ऊपर से फ्लाई करता है, चालक दल से संपर्क सर्विस करता है, उनका हालचाल पूछता है। और दूसरी ओर नौसेना का युद्धपोत जो है आईएनएस चेन्नई जो है उस व्यापारिक जहाज की ओर रवाना कर दिया जाता है। आईएनएस चेन्नई जब पहुंचता है, वहां पर मार्कोस कमांडो जब दाखिल होते हैं तो उससे पहले ही हाईजैकर जो है डर के मारे भाग गए थे। उनको अंदाजा हो गया था कि नौसेना का जो युद्धपोत जो है आईएनएस चेन्नई जो उनके पास पहुंचा है उसका मुकाबला करने का दमखम जो है उनके पास नहीं है। तो यह दिखाता है कि नौसेना की जो पहुंच और रीच है उसको दिखाता है कि नौसेना अब केवल भारतीय जो समुद्री इलाके में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे जगहों पर भी, चाहे हिंद महासागर की बात हो चाहे अरब महासागर की बात हो, वो हर जगह नौसेना जो है कैपेबल है, सक्षम है एक सफल ऑपरेशन करने के लिए। और आपको बता दें कि अरब सागर में जो लगातार जो इस तरह से व्यापारिक जहाज पर हमले हो रहे हैं उनसे बचाव के लिए नौसेना ने 6 युद्धपोत तैनात किए हैं। न केवल युद्धपोत बल्कि लड़ाकू विमान भी है, वहां पर निगरानी विमान भी है, हेलीकॉप्टर भी है। और नौसेना का ये कहना है कि उस इलाके में जो भी व्यापारिक जहाज जो है मदद के लिए गुहार लगाती है उसके मदद के लिए वो प्रतिबद्ध है। जी राजीव, जैसा कि आपने बताया कि अरब और लाल सागर में मर्चेंट वेसल पर हमलों की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसके लिए 5 से 6 युद्धपोत नौसेना ने वहां पर तैनात कर दिए हैं। लेकिन और किस तरह से ये जो समुद्री लुटेरे हैं ये लगातार इस तरह से कार्रवाई करते जा रहे हैं,
कैसे इनको रोका जा सकता है? सुरक्षा के और क्या क्या इंतजाम किए जा सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर से जब से इजराइल और हमास का युद्ध जो शुरू हुआ है और उसके बाद जो हुती विद्रोही लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं, इसके निपटने के लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज है कि दुनिया के तमाम जो समुद्री देश है वो मिलकर ज्वाइंट साझा ऑपरेशन चलाए। जिस तरह से भारतीय नौसेना जो है इसके पहले भी जो दूसरा जहाज था वो भारत का जहाज नहीं था। इस जहाज में भी देखिए तो लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। ये अलग बात है कि उसमें 15 जो क्रू मेंबर थे वो भारतीय थे, लेकिन जब उन्होंने मदद की गुहार लगाई, उन्होंने कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है, जो उस तुरंत जो है नौसेना ने रिएक्ट किया। तो ये इस तरह के रिएक्शन जो है बाकी दूसरे देशों को दिखाना होगा। मिलजुल के एक साझा अभियान चलाने की जरूरत है। अरब सागर से लेकर लाल सागर जो पूरा जो इलाका है वहां नौसेना के युद्धपोत को गश्त करने की जरूरत है। सारे लोगों को एक साथ मिलकर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड वे में ऑपरेशन करने की जरूरत है, तभी इन विद्रोहियों से पार पाया जा सकेगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर इस तरह के लगातार ये अगर करते रहेंगे, इस तरह के हुती विद्रोही जो है व्यापारिक जहाज पर हमले करते रहेंगे, तो फिर समुद्री व्यापार कैसे होगा, ये समझने वाली बात है। जी राजीव, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरब सागर में सोमालिया के तट के पास हाईजैक हुए जहाज में फंसे सभी लोगों को आखिरकार नौसेना ने छुड़ा लिया है, जिसमें से 15 भारतीय थे। और अगली खबर बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले जबरदस्त हिंसा की खबर सामने आ रही है। ढाका जा रही बेनापोल एक्सप्रेस में आग लगा दी गई है। आग की चपेट में ट्रेन के 4 कोच आ गए हैं। हिंसा में 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बांग्लादेश में 7 जनवरी यानी रविवार को चुनाव है और शेख हसीना की वापसी तय मानी जा रही है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बीएनपी ने बांग्लादेश में 48 घंटे का बंद भी बुलाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से, जहां आम चुनाव से ठीक पहले जबरदस्त हिंसा की खबर सामने आ रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता मौजूद है। सौरभ, बस एक दिन बचा है मतदान के लिए और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा हादसा हो गया है। देखिए, चुनाव के माहौल में ऐसे घटनाएं की आशंका रहती है और इस बार हड़ताल की ऐलान भी किया गया थे, तो उस सिलसिले में कई जगहों पे सुरक्षा का इंतज़ाम भी किया गया है। सुरक्षाकर्मी कई जगहों पे है, ना सिर्फ पुलिस की सुरक्षाकर्मी बल्कि जो ऑक्सिलरी फोर्सेस है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सबको उतारा गया है इस आम चुनाव के सुरक्षा के इंतज़ाम में। लेकिन जो खबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं गोपीबाग इलाका से, ढाका के, जहां पे जो बेनापोल एक्सप्रेस जो जोशर से ढाका तक आती है, कमलापुर रेलवे स्टेशन, वो उस ट्रेन में आग लगा दी गई और 4 डिब्बे ट्रेन की आग में पूरी तरीके से जल गया है और 4 लोगों की मौत की खबर भी है। ये संख्या बढ़ सकता है, ऐसे आशंका है। और ये घटना ये साबित करता है कि चुनाव के समय सुरक्षा कितनी अहम बात होती है, क्योंकि ऐसे घटना होना चुनाव के पहले ज़रूर चिंताजनक बात है। क्योंकि बांग्लादेश में इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो आम चुनाव जिसके हम आपको ढाका से पूरा उस चुनाव का रिपोर्ट भी लाएंगे आपके सामने। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो है कि आम चुनाव से पहले हिंसा की खबर, ट्रेन के 4 डिब्बे में आग लगा दिए गए, 4 डिब्बे पूरी तरीके से जल गए, 4 लोगों की जान भी गई है। और इस चुनाव में जैसे हमने पहले भी बताया, जो मुख्य विपक्ष दल है वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उनकी बायकॉट का कॉल है, क्योंकि उनकी जो मांग थी एक केयर टेकर गवर्नमेंट का, उसे नहीं माना गया। और लगभग जैसे आपने कहा, चुनाव का नतीजा तो तय है। शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है, उनकी वापस सत्ता में आना भी लगभग तय है। ये ऐसा अनुमान यहाँ के जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे हैं। सौरभ, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां दक्षिण 24 परगना में आज ईडी की टीम पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। करीब 200 लोगों ने ईडी के वाहनों में तोड़फोड़ की। इस दौरान ईडी के अधिकारियों के सिर में चोट आई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। ईडी ने आज राशन घोटाले में बंगाल की 15 जगहों पर छापे मारे थे। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर रेड के लिए पहुंची थी। तभी टीएमसी समर्थक ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। हमले के वक्त टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर का ताला तोड़ा जा रहा था। बीजेपी और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर टीएमसी पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अब ममता को एक दिन भी सीएम पद पर रहने का हक नहीं है। जो घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिनको रोकने का दायित्व ममता बनर्जी का था, उसकी जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उनपे जानलेवा हमला होता है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 ईडी के अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं। मैं ये कहता हूं आज इस मंच से और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ममता बनर्जी को हक नहीं है कि वो एक दिन भी अपनी कुर्सी पे बनी रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते हैं। सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो ऑफिसर लोग और उनका साथ जो सेंट्रल फोर्स था, वो बुरी तरह प्रोवोक कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था लोकल पीपल को, इसलिए लोकल पीपल रिटेलिएट किया स्पॉन्टेनियसली। ईडी ने आज महाराष्ट्र में शरद पवार के पोते रोहित पवार की कंपनी पर भी छापे मारे। पुणे, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर में बारामती एग्रो से जुड़े 6 ठिकानों पर ये छापे मारे गए। ये कार्रवाई महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में हुई है। इसमें 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। आरोप के मुताबिक बारामती एग्रो ने बड़े पैमाने पर बैंक से लोन लिया था और ये लोन डूब गया। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शरद पवार के करीबी थे। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। खबर है कि 2019 के चुनाव में 421 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 2024 में 300 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। देखिए हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बिहार को लेकर इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा काफी दूर तक पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में जेडीयू और आरजेडी 17-17 सीटों पर लड़ेंगी और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट लेफ्ट फ्रंट को जा सकती है। राज्यसभा की 1 सीट कांग्रेस को दी जा सकती है। हालांकि एनडीटीवी से बातचीत में बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया कि पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हम लोग 9 सीट लड़े थे और प्रैक्टिकली कहिए तो अब मोतिहारी से हम लोग उपेंद्र जी के सिंबल पे लड़े थे तो 10 सीट लड़े थे। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि जितनी सीटें वो पिछले बार लड़े उतना इस बार भी मिलना चाहिए। ये तो सब लोग चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं कि उतनी सीट मिले। सूत्रों के मुताबिक झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 और आरजेडी और वाम मोर्चा 1-1 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जेएमएम अगर कांग्रेस को कम सीटें देने के लिए तैयार होती है तो झारखंड से राज्यसभा की 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी 19, कांग्रेस 13, एनसीपी 10, प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी 2 सीटें, जबकि 4 सीटों पर चर्चा अब भी जारी है। 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 300 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 300 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार की 40 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 में सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2019 में महाराष्ट्र की 48 में
25 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 2024 में 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 में से 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 2024 में सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जबकि 2019 में पश्चिम बंगाल की 42 में 40 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 2024 में सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। 2024 में एक नई राजनीतिक परिस्थिति है। 2019 में अलग फॉर्मूला था, जेडीयू किसी दूसरे अलायंस के साथ थी। इस बार एक नए अलायंस पार्टनर आपके साथ जुड़े हैं। आपको लगता है कि सीट शेयरिंग की जब बातचीत होगी तो ये एक इशू होगा कि पिछली बार हमने इतना चुनाव लड़ा तो इस बार भी हमें इतना मौका मिलना चाहिए? हमारा पक्ष है कि कांग्रेस पार्टी 40 की 40 सीटें लड़ेंगी, चाहे वो उम्मीदवार जेडीयू का हो, चाहे वो राजद का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे माले का हो। तो हमारे बीच में सौहार्द है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो बड़े आराम से सीटों का वो हो जाएगा आपस में। कब तक बातचीत शुरू होगी? क्या कुछ आपने सोचा है इस बार? देखिए, अनौपचारिक रूप से तो राजनीति में रोज बात होती रहती है। उसको औपचारिक किसी दिन बनाना है, वो बना दिया जाएगा। खबर है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठजोड़ की संभावना कम है। पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी की पंजाब लीडरशिप के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आज भगवंत मान को पूछ रहा हूँ, भगवंत मान जी, पंजाबी तो अपने स्टैंड के लिए, दलेरापन के लिए जाने जाते हैं। आप दिल्ली से ही भाग गए हो छोड़कर, अपने आप के कन्वीनर को, अपने लीडर को छोड़कर आप विपासना पर विशाखापट्टनम चले गए। कोई विपासना का सेंटर कहीं दिल्ली के करीब या होशियारपुर? अभी हफ्ता पहले तो केजरीवाल साहब सीधा होशियारपुर से दिल्ली आए हैं। अगर विपासना ही करनी थी तो आप होशियारपुर चले जाते, कभी जरूरत पड़ जाती 5-4 घंटे में गाड़ी से या हेलीकॉप्टर से पहुंच तो जाते। हालांकि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो सकती है। दिल्ली से मनोरंजन भारती और कैमरा पर्सन सुधीश राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रविवार को पुणे में ये बैठक होगी। राज्य की 48 सीटों पर इस पर चर्चा होगी। मैराथन बैठक होगी। देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले और कोर टीम के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लिमिटेड की ओर से मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। दरअसल मिहिर दिवाकर ने धोनी के साथ क्रिकेट अकेडमियां खोलने के लिए करार किया था, लेकिन करार की शर्तों पर अमल न होने की वजह से धोनी ने 2021 में करार तोड़ दिया। फिर भी मिहिर दिवाकर धोनी के नाम पर क्रिकेट अकेडमियां खोलते रहे। धोनी की ओर से दावा किया गया है कि इससे उनके साथ कम से कम 15 करोड़ का धोखा हुआ है। गांधीनगर में 9 जनवरी से वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू होने जा रहा है। इसके लिए पूरे शहर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट 9 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा।